टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज उसी कंटेंट की सीरीज में समष्टि अर्थशास्त्र की जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज हम सबसे बड़ा टॉपिक लेके आने वाला हूं मैं, जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह। अब तक आय का चक्रीय प्रवाह जो आपने बुक्स के माध्यम से देखा होगा, वो काफी कंफ्यूज करता है कि क्या है अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसको देना है, मौद्रिक देना है, वास्तविक देना है, क्या देना है। ये वीडियो जो मैं लाया हूं केवल छोटी क्लास के लिए नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की जो सबसे बड़ी क्लास होती है उसमें भी ये वीडियो सर्वश्रेष्ठ वीडियो की तुलना में आएगा। इस कंटेंट को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, इकोनॉमिक्स के चैनल के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट अगर कहीं मिलेगा तो वो है टेकी पवन एकेडमी पे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है। उसके बाद हम इसी में देखने वाले हैं कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, और सबसे बड़ा जो सेक्टर है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो ये सब कंटेंट हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं और ये बड़ा वीडियो बनने वाला है। आप इसको समझने के लिए तैयार रहें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए देखते हैं इस बिग टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए देखते हैं इस बिग टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का जन्म कैसे होता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तीन आर्थिक क्रियाएं हमेशा गतिमान रहती हैं, गतिशील रहती हैं, जो अर्थव्यवस्था में कभी भी बंद नहीं होती है। पहली कौन सी क्रिया है? वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन क्रिया, यानी कि हमेशा उत्पादन कार्य अर्थव्यवस्था में चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है। दूसरा है उत्पादन में लगे साधनों को आय प्राप्ति की क्रिया। जो उत्पादन हुआ है उसमें किसी उत्पादन के साधन ने काम किया है, उत्पादन के साधनों के द्वारा ही तो उत्पादन होता है। तो इन लोगों ने जो उत्पादन किया है उन्हें आय प्राप्त हो रही है। और कौन सी आय प्राप्त हो रही है? कि उत्पादन हुआ 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए किसको मिलेंगे? उत्पादन के साधनों को। फिर तीसरा है उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय के रूप में व्यय क्रिया। ये उत्पादन हो गया वस्तुओं और सेवाओं का, ये जितना उत्पादन हुआ उसकी वैल्यू किसको मिल गई? उत्पादन के साधनों को। अब जो ये उत्पादन के साधनों को वैल्यू मिली है 100 रुपए, वो खर्च किस पे कर दिया जाएगा? इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर जो उत्पादन किया गया है। जो अभी उत्पादन हुआ था उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर ये सारा का सारा 100 रुपए खर्च कर दिया जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इन तीनों क्रियाओं से? कि अर्थव्यवस्था में हमेशा उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय होता है। जितना उत्पादन होता है, जैसे 100 रुपए का उत्पादन हुआ तो कितने की आय का सर्जन हुआ? 100 रुपए की आय का सर्जन हुआ। और जितनी आय का सर्जन हुआ है उतना ही क्या कर दिया जाता है? व्यय। इसीलिए 100 बराबर 100 बराबर 100, अर्थात उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय। इसीलिए अर्थशास्त्र में ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रोस नेशनल इनकम बराबर ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय तीनों बराबर होते हैं। वो इसी कारण से अर्थव्यवस्था में माने जाते हैं, क्योंकि उत्पादन, आय और व्यय तीनों बराबर होते हैं। और यहीं से आय के चक्रीय प्रवाह का जन्म होता है, क्योंकि एक का उत्पादन दूसरे की आय है और दूसरे की आय तीसरे का फिर व्यय बनता है, फिर वो आय बन जाता है। ये चक्र चलता रहता है। अब देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ। आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय उत्पादन, आय एवं व्यय की उस प्रक्रिया से है जो निरंतर गतिशील रहती है, जिसका न तो कोई आरंभ होता है और न ही कोई अंत। ये अर्थव्यवस्था में निरंतर चलती रहती हैं। चूंकि ये सभी प्रवाह तत्व हैं। स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं, मैंने इसके ऊपर अलग वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लें। चूंकि ये सभी प्रवाह तत्व हैं तथा एक चक्र में घूमते रहते हैं, इसलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह, आय का वृत्तीय प्रवाह
या आय का वृत्तुल प्रवाह आदि नामों से इसे जाना जाता है। इस चक्र में प्रत्येक क्रिया किसी अन्य क्रिया की कारण भी होती है और परिणाम भी हो सकती है। आप देख सकते हैं ये चक्र कंटिन्यूअसली चल रहा है। उत्पादन हो रहा है, उत्पादन से आय का सर्जन हुआ और उस आय को फिर व्यय कर दिया जाता है। फिर व्यय करने से क्या होता है, फिर उत्पादन किया जाता है, फिर उत्पादन करने से फिर आय का सर्जन होता है। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। तो इसी कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय यानी कि जीएनपी बराबर जीएनआई बराबर जीएनई होता है। अब देखिए आय के चक्रीय प्रवाह के घटक देखते हैं। सबसे पहले दो घटक हैं इसके, वास्तविक प्रवाह तथा मौद्रिक प्रवाह। पहले हम वास्तविक प्रवाह देखते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को ही वास्तविक प्रवाह कहते हैं। अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हुआ है, ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसे ही हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। जैसे परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्रों को क्या दिया, देखिए एरो है, आप देखना इधर, ये मेरा लाइन जा रहा है इधर से और ये एरो है। एरो का मतलब कि परिवार क्या दे रहा है उत्पादक को और फिर उत्पादक परिवार को क्या दे रहा है। ठीक है, एरो की साइड में। तो परिवार उत्पादक को क्या दे रहा है, जितनी भी साधन सेवाएं हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, उन सब का मालिक कौन होता है अर्थशास्त्र में, परिवार क्षेत्र। और ये किसको देता है, उत्पादक को या फर्म को। फिर फर्म इन साधन सेवाओं का प्रयोग करके क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और वो वस्तुओं और सेवाएं वो किसको देती है, परिवार क्षेत्र को। तो इसे ही वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। फिर है मौद्रिक प्रवाह। मुद्रा के प्रवाह को ही मौद्रिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि परिवार उत्पादक क्षेत्र ने सबसे पहले परिवार क्षेत्र को क्या दिया, साधन भुगतान, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ। क्योंकि उत्पादन के साधन का स्वामी कौन होता है, परिवार क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र ने जो साधन दिए थे उत्पादक को, तो उत्पादक ने उसके बदले में क्या दिया है, साधन का भुगतान, मजदूरी दी है, लगान दिया है, ब्याज दिया है, लाभ। और परिवार ने जो ये पैसा प्राप्त हुआ है परिवार को, वो उसने क्या किया, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर दिया और वो पैसा वापिस से किसके पास पहुंच जाएगा, उत्पादक के पास। तो इस चक्र का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत, ये चक्र ऐसा चलता ही रहता है। उत्पादन होता है, उससे आय का सर्जन होता है और फिर व्यय हो जाता है। तो इसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं क्योंकि ये मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र कौन से होते हैं। परिवार क्षेत्र, जिसे हम सी के द्वारा व्यक्त करते हैं, कंजप्शन। उत्पादक क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट। और विदेशी क्षेत्र, X-M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र पर अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें इनकी पूरी जानकारी दी गई है। अब हम देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के मॉडल कौन कौन से होते हैं। तो इसके तीन मॉडल होते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह और चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं इन्हें। पहले है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह के इस मॉडल में अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र होते हैं। और दो क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, सी और आई। परिवार क्षेत्र सी और उत्पादक क्षेत्र आई। तो इस कारण से इसे दो ही क्षेत्र होने के कारण इसे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का मॉडल माना जाता है। इस मॉडल की क्या मान्यताएं हैं। पहली मान्यताएं हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित है, अर्थात मुद्रा में व्यापार हो रहा है, लोग आपस में वस्तुओं का लेन देन नहीं करते हैं। बचत को शून्य माना गया है, अर्थात जितनी आय होगी वो संपूर्ण व्यय कर दी जाती है। तीसरा है सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। चौथा है स्टॉक में परिवर्तन शून्य माना गया है, अर्थात फर्में बिक्री के बराबर ही उत्पादन करती हैं, एक्स्ट्रा नहीं करती हैं। अब देखिए ये हमारा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह आय का। तो आप देखें सबसे पहले परिवार ने क्या दिया, ये ब्लू लाइन है, ये दिख रहा है ब्लू लाइन आपको, ये एरो जा रहा है इधर। तो परिवार ने
उत्पादक फर्मों को क्या दी? साधन सेवाएं दी, जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। बदले में उत्पादक फर्मों ने क्या किया? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, और वो किसको दिया? परिवारों को। उत्पादक फर्मों ने साधन सेवाओं का प्रयोग करके अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, और वो किसे दिया? उन्होंने परिवार क्षेत्र को। परिवार क्षेत्र ने क्या किया? परिवार क्षेत्र ने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय किया, और वो किसे मिला वो पैसा? उत्पादक फर्मों को। और उत्पादक फर्मों ने वो पैसा फिर किसको दे दिया? साधन भुगतान के रूप में, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में किसको दे दिया? परिवार को, क्योंकि परिवार ही साधनों का स्वामी होता है। इस प्रकार से ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक का आय दूसरे की व्यय होती है, और व्यय करने से, उपभोग करने से नए उत्पादक फिर से उत्पादन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। ये द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो गया, टू सेक्टर मॉडल। अब हम अगले चलते हैं, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह के इस मॉडल में अर्थव्यवस्था में केवल 3 क्षेत्र, परिवार क्षेत्र C, उत्पादक क्षेत्र I एवं सरकारी क्षेत्र G, ये 3 क्षेत्र होते हैं, इसलिए इसे त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल यह है कि सरकार निम्न 2 कार्य करती है। पहला, सरकार अपने विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है, जिसमें कर आय भी हो सकती है और गैर कर आय भी हो सकती है। दूसरा, सरकार विभिन्न मदों पर व्यय करती है, जैसे प्रशासनिक व्यय करती है, वेतन भत्ते व्यय करती है, हस्तांतरण भुगतानों पर व्यय करती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान। इसके अलावा वस्तुओं पर व्यय करती है सरकार। तो इस प्रकार से ये सरकार का व्यय है। अब देखते हैं त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का ये मॉडल। ये आय का चक्रीय प्रवाह देख रहे हैं हम 3 सेक्टर मॉडल में। तो हमने 2 क्षेत्र का तो समझ लिया था, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। कि परिवार क्षेत्र क्या दे रहा है, ये देखिए, ये आप लाइन देखें इसको, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। परिवार क्षेत्र साधन सेवाएं दे रहा है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। किसको? ये देखिए, ये लाइन ये जा रही, उत्पादक को। ठीक है। बदले में उत्पादक ने क्या किया? उत्पादक ने, ये देखिए काली लाइन आ रही है, ये क्या किया है उत्पादक ने? अंतिम वस्तुओं और सेवाएं का उत्पादन किया है, और किसको दिया है? ये दिया है परिवार क्षेत्र को। फिर परिवार क्षेत्र ने उत्पादकों को क्या दिया? ये दिया है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करके, उपभोग व्यय करके। किसको दिया ये पैसा? उत्पादक फर्मों को। फिर उत्पादक फर्मों ने जो ये पैसा प्राप्त हुआ उसका क्या किया? साधन भुगतान, जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि के रूप में परिवारों को दिया है। यहां मुद्रा बाजार का अस्तित्व भी है, वो भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। उत्पादक बचत के रूप में मुद्रा बाजार में अपना पैसा देते हैं, और मुद्रा बाजार से उधार लेने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा परिवार क्षेत्र भी मुद्रा बाजार में बचत देते हैं अपनी, और वहां से मुद्रा बाजार से, बैंकिंग प्रणाली से उधार भी लेते हैं। इसके अलावा ये हमारा तीसरा सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में आप देख सकते हैं उत्पादक क्या दे रहा है सरकारी क्षेत्र को। उत्पादक देखिए लाइन, सरकारी क्षेत्र को क्या दे रहा है? टैक्स, कर दे रहा है। ये कर दे रहा है सरकारी क्षेत्र को। बदले में सरकार क्या कर रही है? सरकार अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर रही है जो उसने उत्पादक से खरीदी है। तो उत्पादकों को ये पैसा दे दिया सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करके। फिर सरकार एक और चीज देती है उत्पादकों को, ये देखिए अनुदान पर व्यय। तो अनुदान पर जो व्यय करेगी सरकार, वो किसको मिल रहा है? उत्पादकों को। तो ये हो गया सरकारी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र का संबंध। अब सरकारी क्षेत्र और परिवार क्षेत्र का संबंध देखते हैं। सरकार, परिवार सरकार को क्या देता है? परिवार सरकार को टैक्स देता है, सबसे पहली चीज। बदले में सरकारी क्षेत्र क्या दे रहा है? सरकार क्या दे रही है परिवार को? हस्तांतरण भुगतान पर व्यय, अलग प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन आदि के माध्यम से वो खर्च करती है, और वो किसके पास पैसा पहुंचता है? परिवार क्षेत्र के पास। इसके अलावा सरकार बचत भी करती है, और सरकार उधार भी लेती है पैसा बैंकिंग प्रणाली से, मुद्रा बाजार से। तो ये हमारी त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या 3 सेक्टर इकोनॉमी में आय का चक्रीय प्रवाह संपन्न होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखें चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह के इस मॉडल में अर्थव्यवस्था में सभी 4 क्षेत्र, परिवार क्षेत्र C, उत्पादक क्षेत्र I, सरकारी क्षेत्र G
एवं विदेशी क्षेत्र x-m, यानी कि चारों क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण इसे चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। विदेशी क्षेत्र, जिसे हम व्यापार के नाम से जानते हैं, आयात एवं निर्यात जुड़ जाने के कारण ही इसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और इसी को चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र इतना वाला मैंने आपको अभी त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समझा दिया है। अब मैं इसके आगे का भाग समझाने जा रहा हूं आपको। चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र का क्या संबंध है। तो देखिए, परिवार क्षेत्र का और विदेशी क्षेत्र का क्या संबंध है। तो आप इस रेखा से आइए। सबसे पहले परिवार क्षेत्र क्या दे रहा है, देखिए विदेशी क्षेत्र को। नीचे चलिए, देखिए लाइन जा रही है, ये नीचे वाली लाइन श्रम का निर्यात कर रहा है। परिवार क्षेत्र किसको, विदेशों को अपने श्रमिकों का या श्रम का निर्यात कर रहा है। बदले में विदेशी क्षेत्र क्या दे रहा है, परिवारों को श्रम का भुगतान। जो हमारे एनआरआई लोग विदेशों में काम करते हैं, तो उनको जो पेमेंट प्राप्त होती है वो कहां आ रही है, वो पेमेंट प्राप्त होके वो आ रही है परिवार क्षेत्र के पास भारत में। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये परिवार क्षेत्र का संबंध हो गया। फिर हम देखते हैं उत्पादक क्षेत्र का विदेशी क्षेत्र से क्या संबंध है। तो उत्पादक क्षेत्र क्या कर रहा है, भुगतान दिया आयात के बदले में। उत्पादक क्षेत्र विदेशी क्षेत्रों से जो आयात कर रहा है चीजों का, उसके बदले में क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। साथ में उत्पादक क्षेत्र निर्यात किया, बदले में आय प्राप्त की। उत्पादक क्षेत्र जो निर्यात कर रहा है विदेशों को वस्तुओं और सेवाओं का, उसके बदले में उसे क्या प्राप्त हो रही है, उत्पादक क्षेत्र को आय प्राप्त हो रही है। अब हम देखते हैं सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र का क्या संबंध है। तो सरकारी क्षेत्र को क्या दे रहा है विदेशी क्षेत्र, देखिए विदेशी क्षेत्र क्या दे रहा है, वस्तुओं की खरीद पर व्यय, अनुदान, दान और ऋण के रूप में वो सरकारी क्षेत्र को पैसा चुका रहा है। जबकि सरकार क्या दे रही है विदेशी क्षेत्र को, ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, और वस्तुओं की खरीद पर व्यय, अनुदान और दान के रूप में वो भी विदेशी क्षेत्र को पैसा दे रही है। तो इस प्रकार से ये चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का हमारा मॉडल संपन्न होता है। इसमें हमने द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चतुर्क्षेत्रीय तीनों अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल आय के चक्रीय प्रवाह के देख लिए हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। सारी अर्थव्यवस्थाओं के मैंने सारे चक्रीय प्रवाह एक ही वीडियो में आपको समझा दिए हैं। आप इसको समझने की कोशिश करें, बड़ा आसान टॉपिक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।